मैं पुनर्जन्म लेकर उसी दिन लौट आया जिस दिन सुवानजी के पिता ने मेरे चेहरे पर 1 करोड़ चीनी मुद्रा में 10 मिलियन युआन का चेक फेंका था। पिछले जन्म में मैंने उस चेक को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मुझे लगता था कि सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन बदले में मुझे मिला केवल सुवानजी के होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान और उसकी पहले से भी अधिक ठंडी निगाहें। उसके बाद के 10 साल में धूल से भी बदतर जीवन जीता रहा। मैं हमेशा उसकी परछाई के पीछे भागता रहा। आखिरकार एक व्यापारिक पार्टी में उसे बचाते हुए दुश्मनों ने मुझे एक अंधेरी गली में चाकू मारकर हत्या कर दी। मरते समय मेरी आंखों के सामने आखिरी बार उसी का चेहरा था। उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था, जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूं। इस बार मैं अपनी सारी जिंदगी किसी के पीछे दुम हिलाने वाला कुत्ता नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने शांत भाव से हाथ बढ़ाकर वो चेक स्वीकार कर लिया। मैंने सिर उठाकर सू झेंडोंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अंकल। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन आलीशान प्राइवेट रूम में वो किसी गरजते हुए बादल जैसी गूंज उठी। सू झेंडोंग के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। शायद उन्होंने मेरे इनकार करने के 100 तरीके सोच रखे थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं मुस्कुराकर उनका धन्यवाद करूंगा। पास खड़ा लॉन्ग आउतियन भी स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे की व्यंग्य भरी मुस्कान ऐसे जम गई जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। और सुवानजी, वो बर्फ जैसी ठंडी, हमेशा शांत रहने वाली लड़की, उसके चेहरे पर भी पहली बार भाव बदल गए। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने होंठ खोले, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने बहुत सावधानी से चेक मोड़ा और अपनी फीकी पड़ चुकी जीन्स की जेब में रख लिया। फिर मैं खड़ा हुआ, हल्का सा झुककर बोला, अंकल आप निश्चिंत रहिए, आज के बाद मैं कभी भी मिस सुवानजी को परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद मैंने सुवानजी की ओर देखा। पिछले 3 सालों में अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। आपकी आगे की जिंदगी उज्जवल हो और हर रास्ता सफलता की ओर जाए। सुवानजी का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसने पहली बार सचमुच मेरी ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में अब ठंडापन नहीं था, सिर्फ गहरा आश्चर्य था। मैं मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से लॉन्ग आउतियन की हंसी सुनाई दी। चेन पिंगान, मैं तो समझता था कि तुम बड़े स्वाभिमानी हो, लेकिन निकले तो पैसे के लिए बिक जाने वाले इंसान। 3 साल का प्यार सिर्फ 1 करोड़ में बेच दिया? सच में तुम बहुत गिरे हुए हो। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। पिछले जन्म में यही बात सुनकर मैं अपना आपा खो बैठा था। मैं उस पर टूट पड़ा था और अंत में उसके बॉडीगार्डों ने मुझे बुरी तरह पीटा था। लेकिन इस बार मैंने शांत होकर उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दया थी। मैं मुस्कुराकर बोला, जाओ साहब। पहली बात, ये 10 साल नहीं, सिर्फ 3 साल थे। दूसरी बात, ये प्यार नहीं था, बल्कि मेरी एक तरफा जिद थी। और तीसरी बात, ये खुद को बेचना नहीं है, ये उन 3 सालों की मेहनत का उचित मुआवजा है। आखिर किसी की वफादार चापलूस बनकर रहना भी समय और मेहनत मांगता है। 1 करोड़ न ज्यादा है न कम, बिल्कुल ठीक है। मैंने प्राइवेट रूम का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। पीछे पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया था। होटल से बाहर निकलते ही डूबते सूरज की किरणें मेरी आंखों में चुभने लगीं। मैंने जेब से वो चेक निकाला। उस पर लिखी रकम इतनी असली लग रही थी कि मेरी आंखें नम हो गईं। भाड़ में जाए प्यार, भाड़ में जाए झूठा स्वाभिमान। मैं चेन पिंगान दूसरी बार जीवन जी रहा था। इस जन्म में मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, सिर्फ पैसे से। मैंने तुरंत बैंक जाकर चेक नहीं बनाया। सू झेंडोंग जैसा चालाक आदमी चेक में कोई चाल चल सकता था। हो सकता है भुगतान पर रोक हो या ये फर्जी चेक हो। मैं टैक्सी लेकर अपने पुराने किराए के कमरे में पहुंचा। कमरा मुश्किल से 10 वर्ग मीटर का था। सीलन, अंधेरा और इंस्टेंट नूडल्स की बदबू से भरा हुआ। यही वो जगह थी जहां मैंने पिछले जन्म में सिर्फ सुवानजी के स्कूल के पास रहने के लिए 3 साल बिताए थे। मैंने अपना पुराना लैपटॉप खोला और सोचने लगा, इस जन्म की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भविष्य की जानकारी। मुझे अगले 10 साल की अर्थव्यवस्था याद थी। कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा उद्योग उभरेगा, सब कुछ। मैंने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खोला और एक शेयर का नाम लिखा, टेंगफेई टेक्नोलॉजी। मुझे अच्छी तरह याद था कि अगले ही दिन कंपनी एक नई चिप तकनीक का पेटेंट घोषित करेगी और उसका शेयर 5 युआन से बढ़कर 10 युआन हो जाएगा। मैंने सुवानजी को फोन लगाया। तुम्हारा जो भी सामान मेरे पास था मैंने पैक करके दरवाजे पर रख दिया है, जब चाहो किसी को भेज कर ले जाना। और हाँ, मैंने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है, आगे मुझसे संपर्क मत करना। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। फिर सिम कार्ड निकालकर 2 टुकड़े किए और कूड़ेदान में फेंक दिया। दुनिया आखिरकार शांत हो गई। अगली सुबह मैं सीधे बैंक पहुंचा। मेरी उम्मीद के विपरीत चेक आसानी से पास हो गया। जब खाते में 1 करोड़ युआन आने का संदेश मिला, तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि मेरा नया जीवन सचमुच शुरू हो चुका है।
मैंने बिना देर किए 99 लाख युआन अपने शेयर खाते में ट्रांसफर किए और पूरा पैसा टेंगफेई टेक्नोलॉजी में निवेश कर दिया। इसके बाद मैं उस पुराने कमरे में वापस नहीं गया। मैं शहर के सबसे शानदार होटल में गया और एक एग्जीक्यूटिव स्वीट किराए पर ले लिया। गर्म पानी के बाथटब में लेटे हुए, हाथ में ठंडी शैंपेन लिए, मैं खिड़की से शहर की चमकती रोशनी देख रहा था। पिछले जन्म में मैं ऐसे होटल के बाहर खड़ा होकर सिर्फ कल्पना करता था कि अंदर कैसी आलीशान जिंदगी होगी, लेकिन आज मैं उसी दुनिया का हिस्सा था। तभी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। वो सुवांजी थी। चेन पिंगान, तुम कहाँ हो? मैंने जो चीजें तुम्हें दी थी तुमने सब फेंक दी। मैं मुस्कुराया। वो चीजें उसके लिए बेकार थीं। एक पेन, एक नोटबुक, हर बार वो ऐसे देती थी जैसे किसी भिखारी पर एहसान कर रही हो, लेकिन मैं उन्हें खजाने की तरह संभाल कर रखता था। इस बार मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर होटल की रूम सर्विस पर फोन किया। हेलो, कृपया 2 प्रोफेशनल मसाज थेरेपिस्ट भेज दीजिए। इस जन्म में मैं खुद का सबसे अच्छा ख्याल रखूंगा। अगले 1 हफ्ते तक मेरी जिंदगी किसी सपने जैसी रही। सुबह बिना अलार्म के उठना, 5 सितारा होटल में नाश्ता करना, दोपहर को जिम या स्विमिंग पूल में समय बिताना और रात को शहर की सबसे शानदार जगहों पर घूमना। मैंने सस्ते कपड़े छोड़ दिए। अब मेरे शरीर पर महंगा सिलवाया हुआ सूट था और कलाई पर पाटेक फिलिप की घड़ी। जहां भी जाता लोग सम्मान से पेश आते, किसी की आंखों में तिरस्कार नहीं था। तब मुझे समझ आया, पैसा ही आदमी का सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है। एक रात मैं 2 खूबसूरत मॉडलों के साथ शहर के सबसे शानदार प्राइवेट क्लब युंडिंग तियानगोंग में शराब पी रहा था। तेज संगीत, चमकती रोशनियां और अमीरी की दुनिया। तभी मेरी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। सुवांजी, उसके साथ लॉन्ग आउथेन और कुछ अमीर घरानों के लड़के भी थे। उनकी नजर मुझ पर पड़ते ही लॉन्ग आउथेन हंसता हुआ मेरी तरफ आया। अरे, ये तो मशहूर प्रेमवीर चेनपिंगान हैं। सु अंकल से मिले 1 करोड़ युआन उड़ाने आ गए। उसके दोस्त भी हंसने लगे। यही है वो मशहूर चापलूस, सिर्फ 1 करोड़ में खुद को बेच दिया। मैंने आराम से विस्की का घूंट लिया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। जाओ साहब, आपके घर का कारोबार कैसा चल रहा है? सुना है दक्षिण पूर्व एशिया वाला बंदरगाह प्रोजेक्ट सरकारी नीति बदलने से रुक गया और यूरोप की चिप एजेंसी भी किसी दूसरी कंपनी ने छीन ली। इन दोनों सौदों में कम से कम 200 मिलियन युआन का नुकसान हुआ होगा, है ना? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये बातें कंपनी के अंदरूनी राज थीं। उसे समझ नहीं आया कि मुझे ये सब कैसे पता है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मैं खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम अपने आप को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हो। पहले अपना कारोबार संभालो। हर वक्त पागल कुत्ते की तरह लोगों पर मत भौंको। पूरा क्लब शांत हो गया। लॉन्ग आउथेन का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैंने जेब से नकदी निकाली और दोनों मॉडलों के सामने रख दी। आज की रात के लिए धन्यवाद, अब टैक्सी लेकर घर चली जाइए। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। जब मैं सुवांजी के पास से गुजरा तो वो मुझे अविश्वास से देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले तक उसके पीछे घूमने वाला गरीब लड़का आज इतना आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बन चुका था। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सुवांजी, लोगों को पहचानना सीखो। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। उस रात मैं होटल नहीं लौटा, सीधे एयरपोर्ट गया। यह शहर मुझे पिछले जन्म की बहुत सी दर्दनाक यादें दिलाता था। अब समय था नई शुरुआत का। मैंने शंघाई मोदू की फ्लाइट ली। विमान में बैठते ही मोबाइल बंद किया और फर्स्ट क्लास की आरामदायक सीट पर गहरी नींद सो गया। जब आंख खुली, विमान पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका था। हवाई अड्डे से बाहर निकलकर मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगा जैसे मेरा नया जीवन सचमुच शुरू हो गया हो। मैंने तुरंत घर नहीं खरीदा। पहले हुआंगपू नदी के किनारे स्थित आलीशान टॉमसन रिवेरा टांगचेन यीपिन अपार्टमेंट में एक लंबी अवधि के लिए किराए का लग्जरी फ्लैट लिया। 360 डिग्री कांच की खिड़की से पूरे बुंड का रात का नजारा दिखाई देता था। अगली सुबह जैसे ही शेयर बाजार खुला, मेरे मोबाइल पर सिक्योरिटी कंपनी का फोन आ गया। सर, शेयर फिर बढ़ गया है। टेंगफेई टेक्नोलॉजी का शेयर अपर सर्किट लिमिट अप पर पहुंच गया है। मैंने बस शांत स्वर में हूं कहा और बोला, उसे अभी ऐसे ही रहने दो। जब तक कीमत 150 युआन तक न पहुंच जाए, एक भी शेयर मत बेचना। फोन रखने के बाद मैंने अपने अगले कदम की योजना बनानी शुरू की। मैं अच्छी तरह जानता था कि केवल शेयर बाजार से कमाया गया पैसा तेजी से तो आता है, लेकिन उसकी नींव मजबूत नहीं होती। मुझे अपना एक विशाल व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करना था। पुनर्जन्म से मिली यादों की बदौलत मुझे पता था कि आने वाले कुछ वर्षों में इंटरनेट, मेडिकल टेक्नोलॉजी, नई ऊर्जा वाले वाहन, न्यू एनर्जी व्हीकल्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सबसे बड़े अवसर बनने वाले हैं। मैंने पूरे 1 सप्ताह तक मेहनत करके एक विस्तृत बिजनेस प्लान तैयार किया। मेरा लक्ष्य था एक ऐसी निवेश कंपनी स्थापित करना जो इन संभावनाओं से भरे स्टार्टअप्स में शुरुआती दौर से निवेश करे। 1 महीने बाद, जैसा मैंने अनुमान लगाया था, टेंगफेई टेक्नोलॉजी का शेयर लगातार चढ़ते हुए 150 युआन तक पहुंच गया।
मेरे ट्रेडिंग खाते की राशि भी शुरुआती 99 लाख युआन से बढ़कर एक ऐसे आंकड़े तक पहुंच गई जिसे देखकर मैं भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। 300 मिलियन युआन, लगभग 30 करोड़ युआन। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सारे शेयर बेच दिए और मुनाफा सुरक्षित कर लिया। इसी शुरुआती पूंजी के साथ मेरी निवेश कंपनी वांगचाओ कैपिटल, डायनेस्टी कैपिटल, आधिकारिक रूप से शंघाई में स्थापित हुई। मैंने उसका मुख्य कार्यालय लुजियाझुई के वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर की सबसे ऊपरी मंजिल पर लिया, जहां से नदी के उस पार ओरिएंटल पर्ल टावर साफ दिखाई देता था। इसके बाद मैंने प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती शुरू की। उद्योग में मिलने वाले वेतन से कहीं अधिक वेतन देकर मैंने बड़ी बड़ी निवेश कंपनियों से सबसे बेहतरीन विश्लेषकों और ट्रेडरों को अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। शुरुआत में वे सभी इस 20-22 साल के नौजवान मालिक को हल्के में लेते थे और मन ही मन मेरी क्षमता पर शक करते थे। लेकिन जब मैंने लगातार 3 बार अमेरिकी शेयर बाजार में आने वाली बड़ी गिरावट सर्किट ब्रेकर की सटीक भविष्यवाणी की और पूरी टीम का नेतृत्व करते हुए शॉर्ट सेलिंग के जरिए केवल एक ही दिन में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुनाफा कमाया, तो सबकी बोलती बंद हो गई। उनकी नजरों में मैं अब सिर्फ उनका बॉस नहीं था, मैं उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं था। इसके बाद मेरी जिंदगी बेहद व्यस्त हो गई। हर दिन अनगिनत मीटिंग्स, अंतहीन रिपोर्टें और नए नए लोगों से मुलाकातें। धीरे धीरे मैं युनचेंगे को भूल गया, मैं सु वानजी को भी भूल गया और अपने उस अपमानजनक अतीत को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मेरी सचिव मेरे पास एक निमंत्रण पत्र लेकर आई। सर, अगले हफ्ते शेनझेन कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस समिट होने वाली है, ये उसका निमंत्रण पत्र है। मैंने लिफाफा लेकर यूं ही सरसरी नजर से देखा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर आयोजकों की सूची में सु ग्रुप के नाम पर पड़ी, मेरी उंगलियां हल्के से रुक गईं। मैं मन ही मन मुस्कुराया, लगता है ये लोग अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मैंने निमंत्रण पत्र मेज पर रख दिया और शांत स्वर में कहा, इसे मेरे लिए मना कर दो। सचिव ने हल्के से सिर झुकाया। दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से लगभग आधी इस सम्मेलन में आ चुकी थी और इस सम्मेलन के आयोजक श्री ली ने खास तौर पर मेरा नाम लेकर कहा था कि वे चाहते हैं कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हूं। श्री ली, जो शांगजियांग के सबसे अमीर व्यक्ति के बेटे हैं, इसी बिजनेस समिट के आयोजक भी हैं। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। इस आदमी को मैंने अपने पिछले जन्म में सिर्फ खबरों में देखा था, लेकिन अब वो खुद मेरा नाम लेकर मुझसे मिलना चाहता है। लगता है शंघाई मोदू में मेरी वांगचाओ कैपिटल की प्रतिष्ठा पहले ही फैल चुकी है। तो फिर एक बार जाकर देखते हैं। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर वो मुझसे क्या चाहता है।